हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट विद अस। आज की वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। क्वेश्चन इज डिबेंचर्स क्या होते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्रीज, डिबेंचर रिडीम्ड हो पाते हैं और अगर हो पाते हैं तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी अपना कैपिटल पाने के लिए शेयर्स को इशू करती है, पर शेयर्स को इशू करके कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर पाए। तो ज़्यादातर कंपनीज लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डिबेंचर्स को इशू करते हैं। अब डिबेंचर्स को इशू करा जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू और पब्लिक में ऑफर करके भी। तो जो पैसा डिबेंचर से आता है उसको लॉन्ग टर्म डेट भी कहते हैं। डिबेंचर सर्टिफिकेट में कंटेन होता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना ही है स्पेसिफाइड पीरियड पे या उसके बाद। उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी लगता है जो फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग रेट पे भी हो सकता है, और ये इंटरेस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे करा जाता है, यूजुअली हाफ ईयरली। इसलिए तब तक ये डिबेंचर्स पे होंगे जब तक ये रीपे नहीं हो जाते पूरी तरीके से। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर में इंक्लूड है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी जिसपे कंपनी के असेट्स पे चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जस्टिस चेटी कहते हैं कि डिबेंचर का मतलब वो डॉक्यूमेंट है जो या तो डेट क्रिएट करता है या उसको एक्नॉलेज करता है या इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल करता है। सो अबव डेफिनेशन से हमें ये समझ आया है कि डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डेट की एक्नॉलेजमेंट होती है। ये कंपनी का एक कॉमन सील है। ये डिबेंचर होल्डर्स को इशू करा जाता है। इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना होता है और डेट और सिक्योरिटी की पूरी तरीके से रीपेमेंट होती है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर या फिर काइंड्स ऑफ डिबेंचर। तो अब आप इस चार्ट को देखिए। तो डिबेंचर होता है 5 तरीके का: नेगोशिएबिलिटी, सिक्योरिटी, रिडम्पशन, कन्वर्टेबिलिटी, कूपन रेट। और इन पांचों के ही अलग अलग 2 टाइप्स हैं। नेगोशिएबिलिटी में रजिस्टर्ड बियरर, सिक्योरिटी में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रिडम्पशन में रिमीडेबल इररिमीडेबल, कन्वर्टेबिलिटी में कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, कूपन रेट में स्पेसिफिक कूपन रेट और ज़ीरो कूपन रेट। अब इन सबको अच्छे से समझते हैं, ये बहुत सिंपल हैं और इजी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी और रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? वो डिबेंचर्स जो कंपनी की बुक्स में लिखे गए हैं, जो पे होंगे रजिस्टर्ड होल्डर्स को, उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। इसका इंटरेस्ट रजिस्टर्ड होल्डर्स को ही पे करा जाता है और रजिस्टर्ड होल्डर्स इन डिबेंचर्स को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इन्हें लॉ का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बियरर डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जो पे होते हैं बियरर को। बियरर मतलब वो अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये होते हैं बियरर डिबेंचर्स। इसका इंटरेस्ट इसके होल्डर्स को दिया जाता है और बियरर डिबेंचर्स आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जिसपे कंपनी के असेट्स का भी राइट होता है, वो सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स हो गए। जैसे कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ ड्यू डेट पे, कंपनी डिबेंचर होल्डर को उसका पेमेंट नहीं कर पा रही, इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही, तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि वो उसके असेट्स पे भी चार्ज कर सकती है। अनसिक्योर्ड और सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जिस पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि इसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है या इंटरेस्ट पे करना है, ये अनसिक्योर्ड, सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स हो गए। ये डिबेंचर्स कंपनी के सिर्फ डेट माने जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिमीडेबल डिबेंचर्स। रिमीडेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को जिनका पेमेंट करना होता है और वो रिडीम्ड हो जाते हैं। इररिमीडेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो गए जिसका कंपनी को लाइफ टाइम कोई पेमेंट ही नहीं करना।
इन डिबेंचर्स को हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं और इररिमीडिएबल डिबेंचर्स का तभी पेमेंट होगा जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो गए जहाँ पे शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो एक्सचेंज करा सकता है अपने डिबेंचर के सारे अमाउंट को या फिर उसके पार्ट को इक्विटी शेयर्स में उसी कंपनी के एक स्पेसिफाइड पीरियड की एक्सपायरी होने के बाद। कुछ कंपनीज तो इशू करती हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जिसमें जो डिबेंचर का अमाउंट होता है उसका कुछ अमाउंट या फिर सारा अमाउंट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपल्सरली खुद ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। पर जब फुल अमाउंट डिबेंचर्स का कन्वर्ट होता है इक्विटी शेयर्स में, उन डिबेंचर्स को हम फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब जब शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये डिबेंचर्स को हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कराते हैं। तो इन होल्डर्स के पास कंपनी के डिबेंचर तब तक रहते हैं जब तक इनको पेमेंट नहीं मिल जाती अपनी सारी। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट इंटरेस्ट, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स जो इशू होते हैं प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कि इन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, उन्हें स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स कहते हैं। ये रेट फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी। फ्लोटिंग इंटरेस्ट बेसिकली बैंक रेट के हिसाब से ही चलता है। इन टाइप के डिबेंचर्स को कंपनीज इशू करती हैं। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स बॉन्ड्स, ये डिबेंचर्स में कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो इन्वेस्टर्स के लिए कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर तो सोचेगा कि भाई मैं पैसा भी दे रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी स्पेसिफिक नहीं मिल रहा, तो इन डिबेंचर्स को इशू करा जाता है कुछ डिस्काउंट पे, और जो डिफरेंस होता है नॉमिनल वैल्यू और इशू प्राइस का, वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है उस ड्यूरेशन के लिए। प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, जैसे शेयर्स इशू होते हैं वैसे ही डिबेंचर्स भी इशू होते हैं, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हेल्प से। तो अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम डिबेंचर्स को इशू करें, और यही इसके प्रोसीजर में भी लिखा जाएगा। कंसेंट फ्रॉम द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, इन केस टोटल वैल्यू शेयर्स और डिबेंचर्स की 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है 12 मंथ्स में, तो हमें कंट्रोलर से एक पॉजिटिव कंसेंट लेना होगा कैपिटल को इशू करने के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट टू इशू डिबेंचर्स, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अलाउ करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में एक रिसोल्यूशन पास करेंगे कि अब वो डिबेंचर्स को इशू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर्स को इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना होगा कि अब वो डिबेंचर्स में भी ट्रांजैक्शन करेंगे। रिसोल्यूशन इन द जर्नल मीटिंग, अगर कंपनी के प्रपोज लोन और एग्जिस्टिंग लोन ज़्यादा हैं, मतलब कंपनी के जो पहले से ही लोन्स पड़े हैं वो ज़्यादा हैं उसकी टोटल पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से, तो कंपनी को अपनी जर्नल मीटिंग में रिसोल्यूशन पास करना होगा डिबेंचर्स इशू करने के लिए। नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अगर जो डिबेंचर्स हैं उनका फर्म के असेट्स पे राइट है तो कंपनी को ये बात रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में 30 डेज के अंदर बतानी होगी। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टर विद द रजिस्ट्रार, डिबेंचर्स को इशू करने से पहले कंपनी प्रोस्पेक्टर की जो कॉपी है उसको डिपॉजिट करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, उसमें सब मेंशन होगा। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू नहीं करती है तो वो सबमिट करेगी स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टर 3 दिन पहले डिबेंचर्स को अलॉट करने से। एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टर, एप्लीकेशन फॉर्म जो है डिबेंचर का वो अटैच होना चाहिए प्रोस्पेक्टर के साथ। नो वोटिंग राइट, कंपनी उन लोगों को डिबेंचर इशू नहीं करेगी जिनका जर्नल मीटिंग में वोटिंग राइट्स हैं। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जो डिटेल्स हैं अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर की वो रिकॉर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ डिबेंचर में, और 3 मंथ्स के अंदर जब आपने वो अलॉटमेंट कर दी तब डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रिपेयर हो जाना चाहिए डिलीवरी के लिए। सेपरेट इंडेक्स, अगर नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो नई लिस्ट बनेगी डिबेंचर होल्डर्स की। इशू ऑफ डिबेंचर्स,
डिबेंचर्स एग्जैक्टली शेयर्स की तरह ही इशू होते हैं, या तो सारा पैसा एप्लीकेशन पे कर दिया जाता है या फिर इंस्टॉलमेंट्स पे होता रहता है, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जैसे शेयर्स में होता था। जैसे शेयर्स इशू होते थे वैसे ही डिबेंचर्स होंगे एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट जैसा केस होगा। तो अब हम जर्नल एंट्री समझते हैं डिफरेंट केसेस में। पहला केस है जब डिबेंचर इशू होंगे कैश पे। अब हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही पे कर दिया गया है। तो अगर डिबेंचर इशू होंगे पार पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम पे इशू होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन जब फुल अमाउंट डिबेंचर का पे होगा इंस्टॉलमेंट पे। तो जैसे इक्विटी शेयर्स में होता था सेम एंट्रीज होंगी। जब एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। देन अलॉटमेंट का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल का पैसा ड्यू होगा डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कॉल का पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। अब डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं कंसीडरेशन पे, कैश पे नहीं। तो जब बिजनेस परचेज होगा तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जब असेट्स परचेज हो गए। व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ वेंडर्स, जब डिबेंचर इश्यू होंगे वेंडर को एट पार तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री से आपका आंसर बड़ा भी लगता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगता है, तो एंट्रीज अच्छे से याद कर लें। डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़, जब कंपनी बोरो करती है पैसा कहीं बाहर से जैसे बैंक, अदर पर्सन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनीज क्या करती हैं अपने डिबेंचर्स को इशू करती हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी और उनको एक प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी देते हैं असेट्स पे। तो ये जो डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं लेंडर्स को, ये एक अंडरस्टैंडिंग पे करे जाते हैं कि अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाती है लोन का प्रॉपर टाइम पे तो लेंडर को उसका पैसा मिल जाएगा उस प्राइमरी सिक्योरिटी की हेल्प से। अब प्राइमरी सिक्योरिटी में भी पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट रह गया, तो लेंडर के पास राइट होता है कि वो कोलेटरल सिक्योरिटी का बेनिफिट उठाए, या तो डिबेंचर को रिडीम्ड कर दे या फिर मार्केट में बेच दे। अगर लेंडर के पास सरप्लस अमाउंट बचता है उन सिक्योरिटीज़ को सेल करके तो लेंडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोरोवर को पैसा वापस कर देगा। अब इनकी कुछ एंट्रीज होती हैं। जब कंपनीज अपने डिबेंचर इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है वो कंपनी की बैलेंस शीट के असेट साइड पे दिखाया जाता है। अब जब पेमेंट होगी लोन और डिबेंचर रिटर्न की तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ वंडरफुल डे। ठड़ा।